नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GSY नीरसन में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी में पूरी ईमानदारी के साथ व्यस्त होंगे। तैयारी आप लोग TGT आर्ट की कर रहे हैं तो आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट की तैयारी में व्यस्त हैं। मित्रों, आज हम लोग TGT आर्ट स्पेशल जो क्लास है इसमें हम देखने वाले हैं पाल शैली का सुपर फास्ट रिवीजन। कौन सी शैली? पाल शैली। पाल शैली आप जानते हैं मित्रों कि लघु चित्रकला के हिस्से में आती है, यानी जैन पाल अपभ्रंश शैलियाँ इसमें फाइनली समाहित होती हैं और ये भारतीय लघु चित्रकला के नाम से वैसे आपके सिलेबस में देखने को मिल जाती है। और आज की डेट आप जानते ही हैं कि आज फाइनली 29 जून है। कौन सा जून है? 29 जून है। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी का आज जन्म शताब्दी कह सकते हैं, यानी जन्म जयंती कह सकते हैं, शताब्दी तो नहीं कहा जाएगा, जन्म जयंती कह सकते हैं मित्रों। तो उन्हें भी विशेष नमन है। और आज की जो क्लास हो रही है प्रयागराज से सीधे हो रही है मित्रों। तो जो प्रयागराज वाले हैं उनको पता है आज फाइनली उनके लिए एक अच्छा मौका है। जो लोग बहुत दिनों से परेशान कर रहे थे कि प्रयागराज में कब आएंगे, तो वो अगर मुलाकात करना चाहते हैं तो 2 से 3 के बीच अल्फ्रेड पार्क जो आपका चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम पे है, वहाँ आकर के मुलाकात भी कर सकते हैं। फिलहाल जो क्लास होगी इसमें हम पाल शैली का संपूर्ण रिवीजन करने वाले हैं मित्रों। तो इसमें किसी तरह से एफर्ट आपको नहीं दिखाना है। ईमानदारी के साथ पेन पेपर उठाइएगा। जो डाटा आपको आता है ध्यान रखिएगा, नहीं आता है उसे नोट डाउन करना है। ईमानदारी के साथ तैयारी करेंगे तभी काम बनने वाला है मित्रों। नहीं तो आप जानते हैं कि पदों की संख्या बहुत कम होती है और फाइनली जो तैयारी करने वाले हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, यानी भीड़ बहुत तगड़ी है। और उसमें अगर आपको फाइनली पार्टिसिपेट करना है, फाइनली ज्वाइनिंग लेना है, तो फिर मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, रिवीजन भी ज़्यादा करने की आवश्यकता है। तो रिवीजन से ही सिलेक्शन संभव है, इसलिए आइए रिवीजन स्टार्ट करते हैं। पाल शैली का सुपर फास्ट रिवीजन क्लास देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तो ये पाल शैली, जिसे पूर्वी शैली भी कहा जाता है, इसका टाइम पीरियड खूब पूछा जाता है आपसे। तो ये 750 ईसा से स्टार्ट होकर के 1197 ईस्वी के आसपास तक का दृश्य यहाँ संकलित होता है। भारत के लघु चित्रों की जो शुरुआत होती है वो किसने की थी मित्रों? तो जब किसने की बात आएगी तो राजा का नाम आएगा, और राजा का जब नाम आए तो पाल शासक या पाल राजा का नाम लगाइएगा। तो भारत में लघु चित्रों की स्टार्टिंग किसके द्वारा की गई? पाल राजा या पाल शासक के द्वारा की गई। भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ होती है मित्रों? तो जब परंपरा की बात आए कि लघु चित्रों की परंपरा स्टार्ट हो जाती है तो पूर्व मध्यकाल, जिसे प्रकृत काल भी कहा जाता है, उस टाइम पीरियड से फाइनली स्टार्ट हो जाती है। अब आपको एक दृश्य दिखाते हैं, बहुत अच्छा दृश्य है, अवलेक्तेश्वर बोधि शत्रु वाला है। ये प्रज्ञा पारमिता का दृश्य आप देख सकते हैं मित्रों। दृश्य आपके स्क्रीन पे है। पाल शैली का सबसे अच्छा दृश्य बताया जाता है। तो प्रज्ञा पारमिता अवलेक्तेश्वर ये वाला दृश्य है मित्रों। भारत में लघु चित्रों का आरंभ किस बौद्ध पांडुलिपि से होता है? तो बौद्ध पांडुलिपि का नाम प्रज्ञा पारमिता है। और पाल पोथी चित्रों का समय क्या रहा? तो 8वीं सदी से 12वीं सदी के आसपास का दृश्य होता है। जब एग्जैक्ट पूछा जाता है तो वही 750 से स्टार्ट होकर के आपका कहाँ तक जाता है? आप जानते हैं 1197 के आसपास तक का जाता है। वही एग्जैक्ट टाइम पीरियड हो जाता है। और आगे बढ़ा जाए मित्रों तो आगे कहा जाता है पोथी चित्रण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? पोथी चित्रण का प्रारंभ कौन से वर्ष हुआ मित्रों? तो ये पाल शैली के आसपास जो है फाइनली पोथी चित्रण की स्टार्टिंग की बात आ जाती है। और किसने पाल शैली को पूर्वी शैली नाम दे दिया? तो पाल शैली को पूर्वी शैली कहा था लामा तारानाथ ने। किसने कहा था मित्रों? लामा तारानाथ के द्वारा कहा गया। अगले पॉइंट में, पोथी चित्रों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया? तो जब राजवंश की बात है और पोथी चित्रों की बात है मित्रों, तो उसमें जो राजवंश आएगा वो पाल राजा या पाल शासक बनेंगे। तो पोथी चित्रण के निर्माण की जब बात आए तो पाल शासक नाम लगाइएगा। पाल शैली के 3 प्रमुख केंद्र कौन कौन से रहे मित्रों? तो एक केंद्र आपका बंगाल रहा, दूसरा नेपाल रहा, तीसरा बिहार रहा। तो बंगाल, नेपाल और बिहार फाइनली आपके पाल शैली के 3 प्रमुख केंद्र बनाए जाते हैं। और आगे बढ़ेंगे तो कहा जाता है ताड़पत्र पर बने चित्र किस शैली के हैं? ताड़पत्र पे बने चित्र जो हैं वो कौन सी शैली के हैं मित्रों? तो वो आपके पाल शैली के ही बताए जाते हैं। और पाल शैली संरक्षक किसके रहे हैं? तो पाल शासक। पाल शैली के संरक्षक कौन रहे मित्रों? पाल शासक रहे। बात समझना। आगे कहा जाता है तिब्बती इतिहासकार हैं लामा तारानाथ। इसने पाल शैली का संस्थापक माना था, या माना जाता है, या मानता है, या माना है।
तो लामा तारानाथ ने जिसको माना है पालशैली का संस्थापक, उसका नाम धीमान और विद्यपाल है। ये दोनों कलाकार हैं, चित्रकार हैं, बढ़िया से कलाकार हैं, और लामा तारानाथ के अकॉर्डिंग फाइनली ये पालशैली के संस्थापक होते हैं। अब पाल वंश की अगर बात आती है मित्रों, तो पाल वंश कब एस्टेब्लिश होता है? आप जानते हैं कि पाल वंश फाइनली आपके बंगाल में एस्टेब्लिश होता है और राजा गोपाल बनते हैं। तो सबसे पहले राजा गोपाल बनेंगे, तो लोग राजा जो है गोपाल ही इसके संस्थापक होंगे। और संस्थापना की बात आएगी तो 750 से 770 ईस्वी तक वो शासन किए हैं। तो उस टाइम पीरियड में पालशैली को आगे ले जाने का काम भी गोपाल का रहा। आगे कहा जाता है भागलपुर बिहार। भागलपुर बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय है जो गंगा नदी के किनारे है। गंगा नदी के किनारे विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया? तो ये गोपाल के पुत्र होते हैं, राजा बनते हैं, धर्मपाल नाम होता है, और धर्मपाल के द्वारा फाइनली विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना बिहार में गंगा नदी के किनारे कराई जाती है, जो भागलपुर वाले स्थान पर। आगे कहा जाए गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसके दरबार में रहते हैं मित्रों? तो जयदेव की जब बात आती है तो लक्ष्मण सेन का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। जयदेव की कृति है गीत गोविंद, और गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसके दरबार की शोभा रहे हैं या किसके दरबार में रहे हैं? तो लक्ष्मण सेन के दरबार में रहे। आगे चलते हैं मित्रों, तो आगे कहा जाता है पाल राजाओं के समय कांस्य मूर्ति कला का प्रमुख केंद्र क्या रहा? तो पाल राजा के टाइम पे जो कांस्य की मूर्तियां बनती थी उसका जो मेन केंद्र रहा मित्रों, वो कुकीहार रहा। कुकीहार वही गया। कुकीहार कौन है? गया, जहां से जितिन राम मांझी क्या बनाए गए हैं, अभी मिनिस्टर बने हैं लेटेस्ट में, मोदी गवर्नमेंट 3.0 में वो मिनिस्टर बने हैं। अकेले सांसद हैं अपनी पार्टी के, और एक पार्टी से एक सांसद होने के बाद भी कैबिनेट स्तर का दर्जा दिया गया उनकी सीनियरिटी के अकॉर्डिंग। तो कुकीहार गया से उस टाइम भी पाल राजा के टाइम पीरियड पे भी, यानी 700 से आसपास और लगभग 12वीं सदी के आसपास तक का कांस्य की मूर्तिकला के लिए एक प्रमुख केंद्र रहा है कुकीहार गया। आगे आरंभिक ग्रंथ चित्र किस पर बने मिले मित्रों? तो आरंभिक काल में जो ग्रंथ का चित्र मिला है वो आपके तालपत्रों पर मिले हैं। तालपत्र याद रखना है। आगे पूछा जाए तो कहा गया पाल पोथी चित्र बनाए गए। पाल पोथी चित्रों की बात आती है तो तालपत्रों पर फाइनली बनाए गए हैं। तालपत्रों की बात आएगी। पालशैली के दृष्टांत चित्रों पर किस लिपि में आलेख मिलता है? तो पालशैली के दृष्टांत चित्रों पर कौन सी लिपि का आलेख है मित्रों? आपको याद रखना होगा, देवनागरी लिपि का फाइनली आलेख आपको देखने को मिल जाता है। बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक किस भाषा में लिखी गई? मित्रों जब विनय पिटक की बात आती है तो आप जानते हैं कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है, और विनय पिटक जब देखा जाए तो जैसे बौद्ध की भाषा जो प्राकृतिक रही है उसी में फाइनली आपका विनय पिटक भी लिखा गया। तो जो लिखा गया भाषा है वो आपकी पाली भाषा में ही माना जाएगा। आगे पाल चित्रों में किस शैली को अपनाया गया? तो पाल चित्रों में कौन सी शैली अपनाई गई मित्रों? नाग शैली को अपनाया गया है। और आगे बढ़ते हैं तो आगे कहा जाता है मित्रों पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? तो अभी हमने कहा था कि जब ये पूर्व मध्य पाषाण काल में प्रकृति की परंपराओं में खूब ज़्यादा लघु चित्रकला पनपती है, तो ये भारत के पूर्वी वाले हिस्से में बंगाल में फाइनली पाल चित्रकला पनपती है। तो बंगाल में फाइनली पाल चित्रकला का विकास ज़्यादा। अजंता की परंपरा विद्यमान है मित्रों, तो ये पाल शैली में ही आपको अजंता की परंपरा भी देखने को मिल जाएगी। बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन किस शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? बुद्ध योग मुद्रा में है, कमल पर आसीन है, ऐसा जो आपका दृश्य देखने को मिलेगा ये पाल शैली में देखने को मिल जाएगा। प्रमुख सचित्र पाल पोथियों की अगर हम बात करते हैं तो प्रमुख सचित्र पाल पोथियां प्रज्ञा पारमिता है, साधन माला है, पंचशिखा है, करणदेव गुहा है, गंधर्व व्यूह है। ये सब आपके पाल काल की पोथियां हैं मित्रों, सचित्र पोथियां हैं, तो याद रखना है। इसमें आपको चित्र भी देखने को मिल जाते हैं। और आगे बढ़ा जाए तो आगे क्या कहा जाता है मित्रों? आगे कहा जाता है पाल के लघु चित्र इससे संबंधित हैं। क्या? पाल के लघु चित्र इससे संबंधित हैं। किससे? बौद्ध धर्म से संबंध रखते हैं। पाल पोथियां संबंधित हैं तो ये महायान बौद्ध धर्म से संबंध रखती हैं। पाल चित्र शैली का आधार ग्रंथ क्या होता है मित्रों? तो ये प्रज्ञा पारमिता होता है। ताड़पत्र पर चित्र प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो ताड़पत्र पे चित्र जो पहला ग्रंथ बताया जाता है वो प्रज्ञा पारमिता ही बताया जाता है। पाल शैली में चित्रित प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो वो प्रज्ञा पारमिता ही है। और आगे बढ़ा जाए तो और आगे बढ़ेंगे मित्रों, आगे कहा जाता है महायान बौद्ध ग्रंथ। क्या? महायान बौद्ध ग्रंथ प्रज्ञा पारमिता जो 100 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी के आसपास का है। इसमें कितने श्लोक हैं? तो प्रज्ञा पारमिता में टोटल श्लोकों की संख्या 8000 है मित्रों। 8000 श्लोक के आसपास का ज्ञात जानकारी प्राप्त होता है। प्रज्ञा पारमिता ग्रंथ की रचना किसने की मित्रों? तो नागार्जुन के द्वारा की गई है।
किसके द्वारा? नागार्जुन के द्वारा की गई। पाल युगीन पांडुलिपि चित्र अधिकांशतः आधारित होते हैं, तो ये बौद्ध धर्म पे आधारित बताए जाते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो आगे कहा जाता है पाल शैली में बने चित्रों का आकार कैसा है मित्रों? तो पाल शैली में बने चित्रों का आकार 22.25 इंच लंबा है और 2.25 इंच चौड़ा है, यानी 22 सही 1/4 इंच लंबा और 2 सही 1/4 इंच चौड़ाई में दिए हुए हैं। पाल शैली के चित्रों में किस रंग का प्रयोग नहीं हुआ है? जब रंग पूछा जाए तो स्वर्ण यानी गोल्डन कलर का उपयोग पाल शैली के चित्रों में देखने को नहीं मिलता है। ये तो पाल की बात हो गई। पाल की आप जानते हैं आधिकारिक भाषा क्या होती है मित्रों? तो पाल मतलब आपका बौद्ध, बौद्ध मतलब कौन सा भाषा? पाली। विनय पिटक किस में लिखा गया था? पाली में लिखा गया था। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जैन और अभ्रंश शैली के बारे में देख लेते हैं। इसी को पश्चिमी शैली भी कहा जाता है। 1100 से 1500 ईस्वी के आसपास का दृश्य देखने को मिलता है। जैन चित्रकला कहलाती है मित्रों, तो लघु चित्र कहलाते हैं। जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली के विद्वान ने कहा था, तो ए.के. स्वामी यानी आनंद गणेश कुमार स्वामी के द्वारा कहा जाता है। कल्पसूत्र एक महावीर का जन्म वाला दृश्य है। आप देख सकते हैं मित्रों, ये दृश्य आपका जैन या अभ्रंश शैली का बहुत अच्छा दृश्य बताया जाता है। महावीर का जन्म है, अच्छी रचना है, आपके सामने है, देख सकते हैं। महावीर स्वामी की अगर बात करते हैं मित्रों, तो महावीर 24वें जैन तीर्थंकर है, इनका जन्म चित्रित किया गया है। तो एक कल्पसूत्र में इनके जन्म के बारे में अभी आपने जस्ट जानकारी देखी है। अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग बने हुए हैं, तो अपभ्रंश शैली में जो अंग प्रत्यंग देखने को मिलते हैं स्थिर और जकड़े हुए देखने को मिल जाते हैं। कैसे मिलते हैं? स्थिर और जकड़े हुए देखने को मिलते हैं। भारत के सचित्र पुस्तकें सर्वप्रथम किस माध्यम पे बनी हुई हैं? तो भारत की जो सचित्र पुस्तकें हैं वो सबसे पहले कौन से माध्यम में है? कागज पर फैली बनी हुई दिखाई देती है। और आगे बढ़ो, जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय है। तो जैन लघु चित्रों का जो मुख्य विषय है, प्रमुख विषय है मित्रों, वो तीर्थंकर और उनकी जीवनी है। तो तीर्थंकर और उनकी जीवनी को दर्शाने का काम यहाँ किया जाता है। जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है मित्रों? तो जैन चित्रकला की जब बात आए तो भारत के पश्चिमी हिस्से में लगाना, जबकि पाल की अगर बात आती है तो पाल आपके बंगाल वाले बेल्ट में जाते हैं, यानी पूर्वी हिस्से में फाइनली वो चले जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाता है। एक दृश्य दिखाते हैं आपको, बहुत अच्छा दृश्य है बागबान महावीर स्वामी का दृश्य। 599 से 527 ईसा पूर्व का इनका जन्मकाल होता है मित्रों महावीर स्वामी का। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर होते हैं महावीर स्वामी। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में भी महावीर स्वामी का नाम ही आता है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडल ग्राम में हुआ था। महावीर का जन्म कब हुआ था? तो 599 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर को कैवल्य, कैवल्य मतलब ज्ञान कहाँ मिला मित्रों? तो ज्ञान की अगर बात आती है तो महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था जराम्भेक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पे एक साल पेड़ के नीचे, साल वृक्ष के नीचे फाइनली इन्हें प्राप्त होता है। महावीर के पिता क्या कहलाते हैं? सिद्धार्थ नाम होता है। महावीर की माता का नाम क्या है? त्रिशला होता है। महावीर का विवाह किससे हुआ, यानी इनकी पत्नी का नाम क्या है? तो यशोदा इनकी पत्नी का नाम होता है। महावीर की पुत्री का नाम आपको बताना है, तो महावीर की पुत्री का नाम फानी अड़ोज्या यानी प्रदर्शनी होता है। और आगे बढ़ोगे तो महावीर के पहले अनुयायी कौन बनते हैं? तो इन्हीं अड़ोज्या के हस्बैंड है, नाम जमाली होता है। जमाली पहले अनुयायी बन जाते हैं। महावीर की मृत्यु हुई थी 527 ईसा पूर्व में हुई थी। 72 वर्ष टोटल इनकी आयु रही है। राजगृह के समीप पावापुरी वाला स्थान होता है, वहीं पर महावीर स्वामी ने अंतिम सांस ली थी। जैन धर्म के संस्थापक और पहले तीर्थंकर कौन है? तो ऋषभदेव। हमने अभी महावीर स्वामी का नाम जब बोला था तो हमने कहा था जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, तो नाम क्या दिया था? महावीर स्वामी। जैन धर्म के जब संस्थापक की बात आए, पहले तीर्थंकर की बात आए, ऋषभदेव को लगाना। जब 24वें तीर्थंकर की बात आए, महावीर स्वामी लगाना। जब आपसे पूछे महावीर स्वामी क्या है, तो महावीर स्वामी आप जानते हैं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। जैन मुनि हैं, कुंडलगाद में जिनका जन्म हुआ, जिनके पिता सिद्धार्थ और माता त्रिशला होती हैं, पत्नी यशोदा होती है। ये तो बात आपके महावीर स्वामी की हो गई। अपभ्रंश शैली के चित्रों का विषय क्या रहा मित्रों? तो अपभ्रंश शैली के चित्रों का जो विषय होता है वो भी आपका जैन धर्म ही बताया जाता है। आगे बढ़ोगे, कल्पसूत्र का सर्वप्रथम चित्रण किस शैली में हुआ? तो कल्पसूत्र का सर्वप्रथम चित्रण जो दिखाई देता है मित्रों वो आपको जैन शैली में ही देखने को मिलता है, जैन में ही समाहित है। आगे, कल्पसूत्र किसकी रचना है मित्रों? तो ये भद्रबाहु की रचना है। किसकी रचना है? भद्रबाहु की रचना है। आगे, परली आंख की शैली के चित्रों की विशेषता।
तो परली आंख फाइनली जो चित्रों की विशेषता है वो आपकी अपभ्रंश शैली के चित्रों की विशेषता बताई जाती है। किस शैली की? अपभ्रंश शैली के चित्रों की विशेषताएं बताई जाती है। आगे बढ़ोगे, सवा चश्म चेहरा है, चेहरे के बाहर निकली हुई बड़ी बड़ी आंखें इत्यादि कौन सी शैली की विशेषता बताई जाती है? तो सवा चश्म चेहरे की विशेषता भी आपके जैन शैली की विशेषता के रूप में देखा जाता है मित्रों, इसी के अंदर में आता है। खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण कौन सी शैली में हुआ? तो खिलौने की तरह पशु पक्षियों में जो फाइनली अलंकरण हुआ है, उनका चित्रण हुआ है, वो आपकी अपभ्रंश शैली में देखने को मिल जाता है। किसमें? अपभ्रंश शैली में देखने को मिलता है। आगे बढ़ा जाए मित्रों, तो आगे कहा जाता है जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस सचित्र पुस्तक में चित्रित है? तो जैन धर्म के ज्यादातर तीर्थंकर अगर देखना है तो कालकाचार्य कथा में आपको देखना पड़ेगा। कहाँ पे? कालकाचार्य कथा में आपको चित्रण देखने को मिल जाता है। कालकाचार्य कथा यह क्या है मित्रों? तो जैन हस्तलिखित चित्र है आपका फाइनली कालकाचार्य कथा। कालकाचार्य कथा और कल्पसूत्र चित्रित किया गया है, तो ये आपके जैन लघु चित्रों के रूप में जाने जाते हैं। कालकाचार्य कथा और कल्पसूत्र को चित्रित किया गया है इसी के रूप में। और आगे बढ़ो, तो आगे कहा जाता है जैन चित्र सर्वप्रथम कागज पर बने। मित्रों, अगर जैन चित्र के कागज पर बनने की बात आती है तो बहुत बार ये 14वीं सदी आंसस बनता है, बहुत बार 15वीं सदी आंसस बन जाता है, और कुछ महानुभाव तो प्रैक्टिस में 16वीं सदी भी आंसस दे देते हैं। तो ये याद रखना, 14वीं 15वीं सदी के आसपास का ये दृश्य सही जवाब बनता है। आगे कहा जाता है मित्रों कि भारतीय चित्रकला के इतिहास में कागज का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ। तो कागज का पहला प्रयोग जो है वो जैन शैली में ही बताया जाता है। जैन शैली का प्राचीनतम ग्रंथ क्या है या चित्रित ग्रंथ क्या है? तो निशिथ चूर्णी है मित्रों, पुराना वाला ग्रंथ जो आपका चित्रण के रूप में देखा जाता है। और श्लीशला का पुरुष चरित्रम की बात आती है तो इसके रचयिता कौन होते हैं? तो हेमचंद्राचार्य जी फाइनली श्लीशला का पुरुष चरित्रम के रचयिता बताए जाते हैं, इसके रचनाकार बताए जाते हैं। आगे बात करते हैं मित्रों, तो आगे कहा जाता है निशिथ चूर्णी। निशिथ चूर्णी जिनदास गणी द्वारा रचित है। निशिथ चूर्णी, इसका निर्माण काल किसके समय हुआ था मित्रों? तो सिद्धराज जयसिंह के समय हुआ था, और टाइम पीरियड था आपका 1100 ईस्वी का। कौन सा टाइम था? 1100 ईस्वी के आसपास का टाइम था। राजा उस टाइम सिद्धराज जयसिंह रहे। आगे, कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ पे है? तो कल्पसूत्र की सबसे बढ़िया वाली उत्तम प्रति आपके जौनपुर में है, जो भारत के सिराज हिंद के रूप में शहर जाना जाता है। भारत के पूर्वी हिस्से में आता है। आप जानते हैं भारत का एक अच्छा और बढ़िया शहर जो सिराज से एकदम तुलनात्मक अध्ययन में बताया जाता है कि ये भारत का सिराज हिंद है। आगे, कल्पसूत्र की कौन सी प्रति श्रेष्ठ है जो स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई? तो जौनपुर है, जौनपुर के बादशाह रहे हैं हुसैन शाह सरकी, तो उनके टाइम पीरियड पे 1467 ईस्वी, ये सन कई बार पूछा गया, तो 1467 ईस्वी में फाइनली बड़ौदा के ज्ञान मंदिर में आप आज की डेट में वो रखी हुई है। तो बड़ौदा के ज्ञान मंदिर में जो आपकी कल्पसूत्र रखी है यही सबसे बढ़िया है, यही गोल्डन अक्षरों में लिखी गई है और ये स्वर्ण अक्षर में लिखी हुई सबसे बढ़िया वाली रचना बताई जाती है, सबसे बढ़िया वाली प्रति बताई जाती है। आगे, इस समय जौनपुर की तुलना ईरान के किस शहर से किया जाता है? तो अभी हमने तुलनात्मक अध्ययन की बात की थी, तो फाइनली सिराज का नाम लिया था। तो ये फाइनली जौनपुर की जो तुलना है ईरान के कौन से कला केंद्र से की जाती है? सिराज कला केंद्र से की जाती है। आगे बात करते हैं किन ग्रंथों में अपभ्रंश शैली के चित्र मिलते हैं मित्रों? तो बाल गोपाल स्तुति में मिल जाएंगे, रति रहस्य में मिल जाएंगे, दुर्गा सप्तती में मिल जाएंगे, बसंत विलास में मिल जाएंगे, कल्पसूत्र में मिल जाएंगे, कारकाचार्य कथा में मिल जाएंगे, निशिथ चूर्णी में मिल जाएंगे और कथा साहित्य सागर में फाइनली मिल जाएंगे अपभ्रंश शैली के चित्र। तो ये अपभ्रंश शैली के चित्रों की बात यहाँ पे हो गई कि ये अपभ्रंश शैली के चित्र मिल जाएंगे यहाँ पे। और आगे बढ़ा जाए मित्रों, तो आगे क्या कहा जाता है? आगे कहा जाता है वसंत विलास के चित्र कहाँ पाए जाते हैं? वसंत विलास के चित्र कहाँ पाए जाते हैं मित्रों? गुजरात में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात में पाए जाते हैं। और आगे बढ़ा जाए कि शैली के चित्रों में सीमांत रेखाओं को निब की सहायता से काली स्याही में बनाया गया है। तो सीमांत रेखाओं को निब की सहायता से फाइनली काली स्याही में बनाया गया, जो वो अपभ्रंश शैली के दृश्य हैं, अपभ्रंश शैली के चित्र बताए जाते हैं। और आगे बढ़ोगे, पश्चिम भारतीय शैली के आकारों में बाह्य रेखाएं किसकी बनी हुई हैं? तो बाह्य रेखाएं काली स्याही से कलम के द्वारा बनाई गई हैं। किससे? काली स्याही से कलम के द्वारा फाइनली बनाई गई हैं। लौर चंदा के लेखक कौन है मित्रों? तो मुल्ला दाऊद फाइनली आपके लौर चंदा के लेखक होते हैं। अपभ्रंश शैली के चेहरे दिखाई देते हैं, तो अपभ्रंश शैली के चेहरे जो है वो भाव शून्य दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? भाव शून्य दिखाई देते हैं। जैन शैली के चित्रों में किन रंगों की प्रधानता है मित्रों? तो ये प्राथमिक रंगों की प्रधानता बताई जाती है। और आगे बढ़ा जाए तो कहा जाता है जैन शैली में पशु पक्षियों तथा प्रकृति का चित्रण कैसा रहा है? तो अश्वाभाविक बताया जाता है कि ये अश्वाभाविक जो है दृश्य देखने को मिलता है। पटचित्रों के निर्माण में किस शैली को अपनाया गया है? तो पटचित्रों के निर्माण में फाइनली जो शैली अपनाई गई है वो गौड़ शैली बताई जाती है, गौड़ शैली अपनाई गई है।
और आगे बढ़ोगे मित्रों तो आगे कहा जाता है कपड़े पर निर्मित उस काव्य कलाकृति का नाम बताइए जो श्री मेहता के गुजरात से मिली है। श्री मेहता के गुजरात से मिली है वो आपकी कपड़े वाली रचना वसंत विलास है, जिसका लिपि काल जो है वो 1451 ईस्वी के आसपास का बताया जाता है। तो वसंत विलास काव्य कलाकृति है, कपड़े पर निर्मित है और मेहता गुजरात में फाइनली आपकी मिलती है। आगे वसंत विलास में कितने चित्र हैं मित्रों? अगर वसंत विलास में चित्रों की बात आती है 79 चित्रों का उल्लेख मिलता है, 79 चित्र मिलते हैं। जैन शैली के जो प्रायः चौर पंचायत है उसके चित्रों में क्या चित्रित है मित्रों? तो चौर पंचायत के चित्रों में आपको विलहण और चंपावती की प्रणय लीलाओं का दृश्य देखने को मिल जाता है। और आगे बात किया जाए तो कहा जाता है जैन शैली को अपभ्रंश शैली नाम किसने दिया था? तो जैन शैली को जो फाइनली अपभ्रंश शैली नाम दिया जाएगा मित्रों वो राय कृष्ण दास के द्वारा दिया जाएगा। किसके द्वारा? राय कृष्ण दास के द्वारा दिया जाता है। जैन शैली के चित्रों के धरातल क्या क्या रहे मित्रों? तो किस किस पे रचनाएं बनी हैं? तो ताड़पत्र पे बने हैं, कपड़ब बने हैं, कागज पे बने और भित्ति रचना भी देखने को मिल जाते हैं, यानी दीवारों पे भी रचना देखने को मिल जाते हैं। ये जैन शैली के चित्रों के धरातल। आगे बढ़ोगे, आगे कहा जाता है पाक शास्त्र का ग्रंथ है नियामतनामा। नियामतनामा तो पाक शास्त्र का ग्रंथ है नियामतनामा किसके राज्यकाल में लिखा गया मित्रों? तो ये गियासुद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड पे लिखा गया था। 1469 से लेकर के 1500 ईस्वी के आसपास में जो आपका है नियामतनामा लिखा गया था। पाक शास्त्र का ग्रंथ है नियामतनामा, गियासुद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड पे लिखा जाता है। आगे बढ़ोगे, आगे कहा जाता है जैन शैली का आरंभ और विकास हुआ। तो ये 1100 ईस्वी के आसपास से लेकर के 1500 ईस्वी के आसपास में फाइनली इसका आरंभ और विकास हो जाता है। और आगे बढ़ा जाए मित्रों तो कहा जाता है जैन शैली की खोज किसने की थी? तो जैन शैली की जब खोज की बात आएगी तो किसने की? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने फाइनली जैन शैली को खोजा है। और आगे सन 1924 में बर्लिन म्यूजियम जर्मनी में कल्पसूत्र की सचित्र प्रतियां किसने खोजी? तो आनंद गणेश कुमार स्वामी के द्वारा फाइनली खोजी जाती हैं। और आगे बढ़ेंगे तो गीत गोविंद और कल्पसूत्र की बात आएगी। तो गीत गोविंद और कल्पसूत्र किस ग्रंथ से या किस धर्म से सचित्र रचनाएं बताई जाएंगी? तो आपकी गीत गोविंद की बात हो या कल्पसूत्र की बात हो, इसका संबंध आपके जैन धर्म से रहता है मित्रों। बौद्ध धर्म मत लगाना, इसका संबंध आपके जैन धर्म से रहता है। रति रहस्य और कामसूत्र ग्रंथों पर आधारित चित्र किस शैली में सर्वप्रथम मिलते हैं? तो रति रहस्य और कामसूत्र के ग्रंथों पर आधारित जो चित्र मिलते हैं वो आपके जैन शैली के अच्छी रचनाओं में बताए जाते हैं, अच्छी रचनाओं के चित्र होते हैं। ऐसे आपसे पूछा जाता है कि पाल पोथी किस पे बना? तो आप कहोगे ताड़पत्र पे बना, वहाँ आप भित्ति नहीं लगाओगे। आपसे पूछा जाएगा भागलपुर में विक्रमशिला महाविद्यालय कौन बनवाया? तो आपको कहना पड़ेगा धर्मपाल बनवाया। लेकिन जब आपसे ये पूछा जाएगा कि फाइनली कालकाचार्य कथा किस टाइम पीरियड की है? तो आप कहोगे ये जैन लघु चित्रकला के अंतर्गत आती है, यानी जैन टाइम पीरियड की। तो इन सभी में एक दूसरे से डिफरेंसेस देखना और इन्हें समझना है मित्रों। बाकी आज की क्लास यहीं कंप्लीट करेंगे। कल की क्लास में हम जैन धर्म से और आपके लघुपाल जैन अपभ्रंश सभी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन 60-70 जो भी हो सकते हैं वो कराने का प्रयास करेंगे। तो हमें उम्मीद है वो क्लासेस भी आप लोग अच्छे से देखेंगे और